ये पीएम मोदी की तस्वीरें हैं बंगाल के स्टेट इलेक्शंस की कैंपेनिंग के दौरान। पहली नज़र में हमें कुछ स्पेशल नहीं दिखेगा इस कैंपेनिंग के बारे में, पर इन लोगों का एक ज़रूरी महत्व है। ये उन बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवार से हैं जिनकी एलिजिडली हत्या कर दी गई थी बंगाल के पॉलिटिकल वायलेंस में, और शायद इसी वजह से इस मुद्दे के बारे में बहुत चर्चा हो रही है इन स्टेट इलेक्शंस के दौरान। पिछले साल दिसंबर में बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा के रोड शो में भी हमें वायलेंस देखने को मिला था। अमित शाह ने इस इंसिडेंट के बारे में आलोचना करी थी और कहा था कि पॉलिटिकल वायलेंस बंगाल में अपनी पीक पर है। एक महीने पहले वो खुद एक बीजेपी कार्यकर्ता के घर में गए जिनकी हत्या हो गई थी पुलिस कस्टडी में। अमित शाह ने कहा कि 2019 लोकसभा इलेक्शंस के बाद करीब 300 बीजेपी वर्कर्स की हत्या की गई है बंगाल में, जबकि टीएमसी का दावा है कि 1998 से 1000 से ज्यादा टीएमसी वर्कर्स की हत्या की गई है पॉलिटिकल राइवलरी की वजह से। मोनोबीना गुप्ता, जिन्होंने बंगाल पॉलिटिक्स के ऊपर 2 बुक लिखी है, उनका कहना है कि ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल वायलेंस बंगाल में बस रिसेंटली ही स्टार्ट हुआ है। ये कई सालों से एक अहम किरदार निभा रहा है बंगाल की पॉलिटिक्स में, और इतिहास हमें बताता है कि वो इतनी गलत भी नहीं है। ये एक 1971 का न्यूज आर्टिकल है न्यूयॉर्क टाइम्स का, और हेडलाइन क्या है? An average campaign day in West Bengal, 10 political murders। वायलेंस के बिना हम कई फेमस पॉलिटिकल लीडर्स की हिस्ट्री भी नहीं बता पाएंगे बंगाल में, जैसे ममता बनर्जी, जिन पर 1990 में एक अटैक हुआ था सीपीएम यूथ विंग के द्वारा। और ये टॉपिक कि बंगाल में इतना पॉलिटिकल वायलेंस क्यों देखा गया है, कई रिसर्च पेपर्स का भी एक सब्जेक्ट है, और उनको ही हम पढ़ के ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा बंगाल में क्यों हो रहा है। Peasants decided to, take up arms and basically overthrow the landlord. A little rebellion, which was actually brutally crushed. But the idea of this rebellion sparked kind of resistance and protest against the various feudal regimes that were underway in many parts of the country then. अब इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस वेस्ट बंगाल पर रूल कर रही थी, पर उनका दबदबा कम होने लगा 1960s में। जैसे दीपांकर बासु कहते हैं कि 1960s ने बंगाल की पॉलिटिक्स को पूरी तरह बदल दिया, क्योंकि इस पीरियड के दौरान हमने किसान मूवमेंट देखी, उन किसानों की जिनके पास कोई ज़मीन नहीं थी, ज़मींदार्स के खिलाफ। और इस मूवमेंट के पीछे कारण ये था कि चाहे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई थी, पर अभी भी बंगाल के गाँवों में ज़मींदारों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा अहम था। इसे बंगाल की रेवेन्यू मिनिस्ट्री के हिसाब से 1953 में जमींदारों के पास करीब 1 करोड़ एकड़ की जमीन का 93% हिस्सा था। इसलिए 25 मार्च 1967 पर एक नई मूवमेंट स्टार्ट हुई, जब एक बटाईदार को एक जमींदार ने बेरहमी से मारा और उनकी संपत्ति भी छीन ली, जब वो बटाईदार अपनी जमीन पर काम करने लग गए थे। जमींदारों की नाइंसाफी से परेशान सारे किसान तंग आ गए थे और उन्होंने एक रिबेलियन यानी कि एक मूवमेंट स्टार्ट करी थी। और जहां ये विरोध स्टार्ट हुआ था, उस गांव का नाम क्या था? नक्सलबारी, जिसने नक्सल मूवमेंट को अपना नाम दिया। इस नक्सल मूवमेंट को लीड कर रहे थे चारू मजूमदार, जो ये मानते थे कि अब इंडिया में एक रेवोल्यूशन का समय आ गया है। और इस विरोध की वजह से एक नई पॉलिटिकल मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी बंगाल में, जहाँ अपने अपने हिस्से थे। इससे जो कांग्रेस थी वो अपर कास्ट जमींदार और किसानों की पार्टी हो गई, सीपीआईएम मिडिल कास्ट किसानों की पार्टी हो गई, और सीपीआईएमएल एससी और एसटी किसानों की पार्टी हो गई जिनके पास जमीन ही नहीं थी। अब 1972 में चारू मजूमदार की मौत के बाद जिन्होंने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था, उसके बावजूद इस मूवमेंट का इन्फ्लुएंस बंगाल की पॉलिटिक्स में बना रहा। जैसे रिसर्च ने दिखाया है कि 1967-1971 के दौरान गन और बॉम्ब्स एक बहुत बड़ा हिस्सा हो गए स्टेट पॉलिटिक्स में, गांवों में ही नहीं बल्कि शहरों में भी। कलकत्ता में पॉलिटिकल किलिंग्स बहुत आम सी बात हो गई। नक्सल मूवमेंट का बोलबाला कई कलकत्ता के एरियाज में देखा गया, जैसे शाम बाजार, दमदम, कॉलेज स्ट्रीट, जादवपुर या फिर टॉलीगंज, जहाँ नक्सल स्टूडेंट स्टैचूज को तोड़ रहे थे, एग्जामिनेशंस को रोक रहे थे और पुलिस और सरकारी कर्मचारियों को भी मार रहे थे। पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया नक्सल एक्टिविस्ट और उनके सपोर्टर्स की हत्या करके फेक इनकाउंटर्स के जरिए। ये वायलेंस बस नक्सल्स में सीमित ही नहीं रहा, बल्कि पॉलिटिकल वायलेंस के बीच भी ये देखा गया, जैसे कांग्रेस और सीपीआईएम के बीच। सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि ऑलमोस्ट हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपने गुंडे हायर कर लिए थे। और 1971 लोकसभा इलेक्शंस के लिए वोटर्स ही डरे हुए नहीं थे वोट डालने के लिए, बल्कि कई बूथ ऑफिशियल्स भी डरे हुए थे अपना काम करने के लिए। इसी वजह से सरकार ने कैश बोनस, फ्री ट्रांसपोर्टेशन और मेडिकल एक्सपेंसेस पे करने का वादा किया था ताकि बूथ ऑफिशियल्स काम पर आए।
और इस गुंडागर्दी का कांग्रेस ने यूज किया 1972 स्टेट इलेक्शंस में, जब उन्होंने ये मसल पावर यूज करी 1972 इलेक्शंस जीतने के लिए। पर इस मसल पावर के बावजूद जो लेफ्ट मूवमेंट थी बंगाल में वो बहुत ही पॉपुलर हो रही थी, और इसी वजह से 1977 के स्टेट इलेक्शंस में लेफ्ट पार्टीज ने गवर्नमेंट बनाई बंगाल में। पावर में आ जाने के बाद लेफ्ट गवर्नमेंट ने दो चीजों पर निर्भर किया अपनी डोमिनेशन और बढ़ाने के लिए, लैंड रिफॉर्म्स और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। 1980s में लेफ्ट गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन बोरगा स्टार्ट किया था लैंड रिफॉर्म स्टार्ट करने के लिए। अब इस ऑपरेशन के तहत जमींदारों से जमीन ले ली थी बंगाल गवर्नमेंट ने, और फिर ये जमीन उन किसानों को दे दी थी जिनके पास इतनी जमीन नहीं थी या फिर कुछ भी जमीन नहीं थी। और इसी पीरियड के दौरान बंगाल के पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस भी ज्यादा डेवलप हो रहे थे। जैसे इन इंस्टीट्यूशंस को ज्यादा पैसा मिलता गया केंद्रीय सरकार से, पंचायत के इलेक्शंस का महत्व और बढ़ता गया। सीपीएम के हिसाब से पंचायत एक जरिया थे SC, ST और दूसरी माइनॉरिटीज पर अपना सपोर्ट बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये लोग करीब 67% बंगाल की पॉपुलेशन का हिस्सा थे। अब लेफ्ट पार्टीज की पंचायत डोमिनेशन की वजह से चाहे वायलेंस थोड़ा कम हुआ हो बंगाल में, पर इस चीज ने बंगाल की पॉलिटिक्स को बदल दिया, क्योंकि इस डोमिनेशन को बनाने के लिए लेफ्ट पार्टीज ने वही चीज करी जो कांग्रेस पिछले साल से करती आ रही थी। वो था कि डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करना और ऑपोजिशन को कोई स्पेस ही नहीं देना। जैसे CPIM ने कई न्यूज़पेपर्स जो उनके खिलाफ थे उनको पूरी तरह बंद कर दिया था। दूसरा था कि पंचायत इलेक्शन जीतने के दौरान CPIM ने एक नया पॉलिटिकल सिस्टम क्रिएट कर दिया था, जिसको पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहते हैं पार्टी सोसाइटी। ऐसे सिस्टम में जो पॉलिटिक्स और सोसाइटी के बीच में जो डिफरेंस होता है वो कम होने लग जाता है, और सबकी पहचान इस चीज पर निर्भर करती है कि आप किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट देते हैं। रिसर्चर पार्था चैटर्जी ने बताया कि सबसे ज्यादा जरूरी इंस्टीट्यूशन वेस्ट बंगाल में परिवार, रिश्तेदारी, कास्ट या रिलीजन नहीं है, बल्कि पॉलिटिकल पार्टी है जिसको आप सपोर्ट देते हैं। अब ये पार्टी सोसाइटी सिस्टम डेवलप कैसे हुआ, इसके पीछे एक मेजर कारण हो सकता है ऑपरेशन बोरगा, क्योंकि इस ऑपरेशन के पहले जो भी गांव में कुछ भी प्रॉब्लम्स होती थी उस चीज को सॉल्व करते थे जमींदार, पर अब जमींदार की पावर लेने के बाद अब एक गैप क्रिएट हो गया, और इस गैप को भरा लेफ्ट के पार्टी वर्कर्स ने। तो पार्टी वर्कर्स बस गांव में गवर्नेंस के लिए जिम्मेदार नहीं थे, बल्कि कुछ भी समाज, पर्सनल, फैमिली, कुछ भी मुद्दे होते थे सभी को लेफ्ट के पार्टी वर्कर्स ही सॉल्व कर रहे थे। इसलिए बंगाल में पॉलिटिक्स और सोसाइटी ऑलमोस्ट एक हो गए थे। इसके अलावा लेफ्ट पार्टीज को पता था कि बस गांव के मुद्दे सॉल्व करने से उनको इलेक्टोरल सपोर्ट नहीं मिलेगा, उनको कुछ और भी करना होगा। इसी वजह से उन्होंने कई स्कीम्स लॉन्च करी, और ये स्कीम्स जो गवर्नमेंट के पैसे से आ रही थी उनको एडवर्टाइज किया गया कि वो पार्टी के द्वारा स्कीम्स आ रही हैं। अब स्टार्टिंग में तो सभी गांव वालों का लाभ हो रहा था इन स्कीम से, पर कुछ टाइम बाद पैसा भी कम होते गया और गवर्नमेंट की एफिशिएंसी भी। इसी वजह से अब भेदभाव होने लगा कि किसको लाभ होगा स्कीम से और किसको नहीं, और इसी वजह से जिन लोगों का फायदा हो रहा था इन स्कीम से वो लेफ्ट के सपोर्टर्स बन गए, और जिनका नहीं हो रहा था उनके खिलाफ आ गए। अब यही इन्वायरमेंट बना रहा करीब 30 सालों के लिए बंगाल के रूरल एरियाज में, जिसकी वजह से उधर के एरियाज डिवाइड हो गए पार्टी लाइंस में। पार्टी के लिए सपोर्ट बस एक इलेक्शन की बात नहीं थी रूरल बंगाल में, बल्कि खुद की जिंदगी भी इसी पार्टी के सपोर्ट पर निर्भर करती थी। जैसे कई घर जलाए गए और लोगों को बाहर निकाला गया क्योंकि वो दूसरी पार्टी को सपोर्ट देते हैं। मरीज छापी रेफ्यूजी हत्याकांड एक उदाहरण है इस चीज के बारे में, जब कई दलित या फिर दूसरे निचले वर्ग के रेफ्यूजीज जो ईस्ट पाकिस्तान से वेस्ट बंगाल आ रहे थे उनको लेफ्ट गवर्नमेंट ने या तो मार दिया था या फिर उनकी मौत हो गई थी भूखमरी से, क्योंकि वो रेफ्यूजीज उधर रीलोकेट नहीं होना चाहते थे या लेफ्ट सरकार चाहती थी कि वो अपना घर बसाए, और क्योंकि वो यूनाइटेड सेंट्रल रेफ्यूजी काउंसिल जो CPIM की एक ऑर्गेनाइजेशन थी उसका भाग नहीं बनना चाहते थे, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि रेफ्यूजीज किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का एक हिस्सा बन जाए। बंगाल की पॉलिटिक्स में एक नया मोड़ आया जब TMC की स्थापना हुई, जिसकी वजह से पॉलिटिकल वायलेंस आग की तरह फैल गया रूरल बंगाल में, क्योंकि ये पहली बार था जब लेफ्ट गवर्नमेंट की डोमिनेशन को कोई टक्कर दे रहा था, और लेफ्ट गवर्नमेंट लड़ रही थी एक कोalition के साथ TMC और BJP के बीच। पार्था चैटर्जी ने कहा कि रिश्तेदार भी एक दूसरे के घर जला रहे थे अगर एक साइड लेफ्ट गवर्नमेंट को सपोर्ट दे रही थी और दूसरी साइड TMC BJP अलायंस को। ये पॉलिटिकल वायलेंस पूरा उल्टा हो गया 2006-2007 में, जब जहां लेफ्ट पार्टीज ने अपनी डोमिनेशन बनाई थी गरीबों के बारे में बातें करके, अब वो किरदार TMC निभा रही थी लेफ्ट पार्टीज के खिलाफ। ये देखा हमने 2006 की सिंगूर और नंदीग्राम मूवमेंट्स में, और इन प्रोटेस्ट की वजह से ही नंदीग्राम में हमने वायलेंस देखा जहां करीब 14 लोगों की हत्या हो गई थी। इन प्रोटेस्ट के बाद ममता बनर्जी की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई थी बंगाल में, और इसी वजह से उनकी तृणमूल कांग्रेस 2011 के असेंबली इलेक्शन जीत गई थी। पर पॉलिटिकल वायलेंस अभी भी थमा नहीं।
अब बंगाल की खास बात यह है कि जहां वायलेंस इंडिया के दूसरे क्षेत्रों में कास्ट या फिर रिलीजन से एसोसिएटेड होता है, बंगाल में ऐसा नहीं है। रिसर्चर्स ने बताया है कि इतना पॉलिटिकल अटेंशन दिया ही नहीं गया बंगाल में कास्ट, रिलीजन या फिर दूसरे सोशल डिविजन्स पर। मोस्टली सोशल डिविजन्स पार्टी लाइंस पर होते थे और शायद इसके पीछे कारण हो सकता है जो लेफ्ट गवर्नमेंट ने एक पार्टी सोसाइटी का पॉलिटिकल सिस्टम क्रिएट किया था। पर ये चीज़ बंगाल में चेंज होने लगी है जब से बीजेपी का प्रभाव बढ़ा है। जैसे आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि कम्युनल राइट्स बंगाल में करीब 10 साल से बढ़ती आ रही है। रिसर्चर्स सुमन नाथ और शुभोप्रोतिम रॉय चौधरी ने बताया है कि कैसे रिलीजियस पोलराइजेशन बढ़ती आई है बंगाल में 2013 से, जबकि दूसरी ओर टीएमसी पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट खेल रही है क्योंकि उनकी कई स्कीम्स मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स को टारगेट कर रही है। कई गांव वाले ये तो कहते हैं कि टीएमसी ने सोशल डेवलपमेंट करी है, पर वो ये भी कहते हैं कि ये डेवलपमेंट मुस्लिम्स को फेवर कर रही है। इस स्क्रोल की एक न्यूज रिपोर्ट में गांव वाले ने कहा कि ममता दीदी ने उनको बहुत कुछ दिया है और उनके पार्टी के लोग इस चीज को रोक देते हैं, और वो कहते हैं कि मुस्लिम गाँवों को ज्यादा फंड्स मिल रहे हैं मस्जिद बनाने के लिए। अब पॉलिटिक्स में ये इतना मैटर नहीं करता कि ये सच है या नहीं, ज्यादा मैटर ये करता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का परसेप्शन क्या है, और इसी परसेप्शन के बलबूते बीजेपी अपना पॉलिटिकल कैंपेन डिजाइन कर रही है। और ऐसे रिलीजियस पोलराइजेशन की वजह से ही पॉलिटिकल वायलेंस हमें देखने को मिला है 2019 और 2021 के इलेक्शंस के दौरान। तो जब आप इन सारी चीजों को देखोगे, आपको ये लगेगा कि वायलेंस की जो कहानी है वो ज्यादा बदली नहीं है। पॉलिटिकल वायलेंस जब स्टार्ट होता है जब एक पॉलिटिकल पार्टी की डोमिनेशन कम होने लग जाती है, और फिर वही पॉलिटिकल पार्टी वायलेंस को यूज करती है ताकि उनकी डोमिनेशन बनी रहे। और इसी वजह से बंगाल के लोगों के लिए कई सालों से पॉलिटिक्स और वायलेंस एक सिक्के के दो पहलू हैं, और ये सिक्का चेंज नहीं हो रहा, बस पॉलिटिकल एक्टर्स चेंज हो रहे हैं उनकी पॉलिटिक्स में।